हेलो एवरीवन, यूनिट 6 ग्रेविटेशन का एक और वीडियो लेके आ गए हम। पहले क्या क्या पढ़ा हुआ है, ये सारे के सारे टॉपिक्स। अगर डाउट है तो इनके वीडियोस देखो, उसमें सब समझ आएगा। और इस वीडियो में क्या करेंगे, इसमें हम एक असाइनमेंट करेंगे जो कि एस्केप वेलोसिटी और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ऊपर बेस्ड है। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, उसका फॉर्मूला, उसकी वैल्यू। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, उसका फॉर्मूला और उसकी वैल्यू। टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, फॉर्मूला और वैल्यू। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, जियोस्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट्स। चलिए, अब आते हैं असाइनमेंट पे। तो ये है पहले 5 क्वेश्चंस। पहले खुद ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, इसके बाद नेक्स्ट के क्वेश्चंस ट्राई करना और फिर वीडियो प्ले करना ताकि आप आंसर्स मैच कर सको। ये हो गए नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो ये टोटल में 11 क्वेश्चंस हैं। पॉज करके ट्राई करो। असाइनमेंट्स एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ए पार्ट है हमारा, इफ द zero of potential energy is at infinity, the total energy of an orbiting satellite is negative of its kinetic or potential. तो आंसर है द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एज टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक। तो वहां से हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक। B part, the energy required to launch an orbiting satellite out of Earth's gravitational influence is more or less than the energy required to project a stationary object at the same height as the satellite out of Earth's influence। तो कम एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के केस में जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, जो उस पर एक्ट कर रहा है, वो सेंट्रिपिटल फोर्स को बैलेंस कर देता है। तो ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट कोई वर्क ही नहीं करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 2, डज द एस्केप स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ डिपेंड्स ऑन mass of body, location from where it is projected, direction of projection, height of location from where is it projected। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला वो आता है अंडर रूट ऑफ 2gm/r, या हम लिखते हैं अंडर रूट ऑफ 2vr, जहाँ v हमारा हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो कि gm/r के बराबर होता है। तो फॉर्मूले से ये तो क्लियर है, एस्केप वेलोसिटी मास ऑफ बॉडी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पे तो डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, और एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करी? पोटेंशियल ग्रेडियंट पे, जो डिपेंड करता है लोकेशन और हाइट के ऊपर। तो इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी भी लोकेशन और हाइट पे डिपेंड करती है। इनफैक्ट एक और बात हम कह सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर, या 2gr होता है, सॉरी 2gr फॉर्मूला होता है, जहाँ g हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आपका डिपेंड करता है लोकेशन पे और हाइट पे। तो उससे भी हम यही बात कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a comet orbits the sun in a highly elliptical orbit. Does the comet have a constant linear speed, angular momentum, kinetic energy, potential energy, total energy? ठीक है भाई, तो लीनियर स्पीड चेंज करती है क्योंकि केपलर के सेकंड लॉ के हिसाब से लीनियर स्पीड इंक्रीज करती है जब कोई प्लैनेट सन के नजदीक आता है और डिक्रीज करती है जब वो दूर जाता है। तो लीनियर स्पीड चेंज हो रही है। लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड का रिलेशन है v इक्वल टू ओमेगा आर। अगर लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी चेंज कर रही है तो एंगुलर स्पीड भी चेंज ही करेगी। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क ही नहीं लग रही है कॉमेट के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगी क्योंकि लीनियर स्पीड चेंज कर रही है, तो उसके कारण। पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगी क्योंकि डिस्टेंस ऑफ द कॉमेट फ्रॉम द सन वो चेंज कर रहा है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Question number 4, you are given the following data.
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया है, डिस्टेंस ऑफ मून है, टाइम पीरियड ऑफ मून्स रेवोल्यूशन दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ निकालना है। अच्छा, यहाँ पे हमने टाइम को जो डेज में उसे सेकेंड्स में कन्वर्ट किया केपलर्स थर्ड लॉ से। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r³ अपॉन g m e, सारी वैल्यूज रखी और सॉल्व किया तो m निकलता है 6.02 इंटू 10⁻24 kg। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द कांस्टेंट k इन डेज एंड किलोमीटर। तो सेकंड को कन्वर्ट करना है डेज में और मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। मून का डिस्टेंस दिया है अर्थ से, तो टाइम पीरियड निकालना है डेज में। तो पहली चीज तो k दिया हुआ है, सेकंड को मैंने कन्वर्ट किया डे में, इसीलिए 1/24 इंटू 3600 आ गया, और मीटर को कन्वर्ट किया किलोमीटर में, इसलिए 10⁻³ किलोमीटर लिखा है। इसको सॉल्व करते हैं तो निकलता है 1.33 इंटू 10⁻14 डे स्क्वायर पर किलोमीटर क्यूब। अच्छा, फिर टी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है k r³। इसमें k और r की वैल्यू रखी तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 753 और t निकलता है 27.4 डेज। ऊपर 27.3 था क्वेश्चन में, 27.4 नियर बाई ये चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ at a height of 400 km above the surface. How much energy must be expended to rocket the satellite out of Earth's gravitational influence? मास ऑफ सैटेलाइट दिया, मास ऑफ अर्थ दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया है और जी दिया हुआ है। ठीक है, तो आर हमने बता दिया, किलोमीटर में उसे मीटर में कन्वर्ट किया। अच्छा, अब सैटेलाइट जो है उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस निकालना है, और ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस यानी कि बाइंडिंग एनर्जी जो उसे होल्ड करती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है Gmm/2r+x। सारी वैल्यूज रखी, सॉल्व किया तो आंसर निकला 5.9 इंटू 10⁹ जूल्स। तो इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दो, वो सैटेलाइट क्या करेगी, अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर चली जाएगी। The planet moon Mars has two moons, Phobos and Deimos. Phobos has a period 7 hours 39 minutes and an orbital radius of 9.4 into 10 to the power of 3 kilometers. Calculate the mass of Mars. Okay. तो टाइम पीरियड है 7 hours 39 minutes, उसे मिनट्स में कन्वर्ट किया, फिर सेकेंड्स में कन्वर्ट किया। आर दिया हुआ है, वो किलोमीटर में था, उसे मीटर में कन्वर्ट किया। केपलर्स थर्ड लॉ से टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r³ अपॉन gm। तो मास ऑफ मार्स कितना निकलेगा, m इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r³ अपॉन gt स्क्वायर। इसमें सारी वैल्यूज रखी तो ये निकलता 6.48 इंटू 10⁻23 kg। क्वेश्चन नंबर 8, two stars each of one solar mass are approaching each other for a head-on collision. When they are at a distance 10 to the power of 9 km, their speeds are negligible. What is the speed with which they collide? The radius of each star is 10 to the power of 4 km. Assume the stars to remain undistorted until they collide. Use the known value of g. Okay, तो m गिवन है, r गिवन है, r को हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया दोनों r's को, और v 0 है। टोटल एनर्जी ऑफ द टू स्टार्स है डिस्टेंस r, तो वेलोसिटी तो 0 है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पहले वाले की भी 0, दूसरे की भी 0, और पोटेंशियल इज -gmm/r, जो निकलता -(gm²/r) इक्वेशन 1। अब जब ये कोलाइड करेंगे तो इनके सेंटर्स के डिस्टेंस हो जाएगा 2r, वेलोसिटी हो जाएगी v। ठीक, टोटल एनर्जी एट डिस्टेंस 2r, वो निकलेगी ½ mv² + ½ mv² प्लस माइनस ऑफ gmm/2r, दैट गिव्स mv² - gm²/2r इक्वेशन 2। 1 एंड 2 से टोटल एनर्जी तो सेम होनी चाहिए, इक्वेट करते हैं। इक्वेट करके हमने सॉल्व किया तो हमारे पास v² इज इक्वल टू वैल्यू निकलती है, उसे फिर सॉल्व किया हमने
तो यहाँ से v की वैल्यू निकाली जो कि आती है 2.5 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। Question number 9. A rocket is fired vertically with a speed of 5 km per second from the Earth's surface. How far from the Earth does the rocket go before returning to Earth? Mass of Earth दिया है, mean radius of Earth भी दिया हुआ है. So total energy at the surface is half mv square plus minus gmm upon r. This is equation number 1. ठीक है, यहाँ v की वैल्यू 5 किलोमीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट पे जाएंगे तो टोटल एनर्जी में आ जाएगा हाफ एम जीरो स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और पोटेंशियल होगी माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, तो टोटल हाइट मैक्सिमम हाइट पे निकलेगी माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से दोनों को इक्वेट किया। ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में हमारा यहाँ निकला आर प्लस एच अपॉन एच इज इक्वल टू 2gm अपॉन आर वी स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। फिर हमने क्या किया, g की वैल्यू, m की वैल्यू, r की वैल्यू और v की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, यहाँ नहीं किया अभी। ठीक है, तो ये वैल्यू सॉल्व करके आया 5.0025। r बाई एच निकलेगा 4.0025, h निकलेगा 1.6 इंटू 10⁶ मीटर। Question number 10. A spaceship is stationed on Mars. How much energy must be expended on the spaceship to launch it out of the solar system? Mass of spaceship दिया, mass of sun दिया, mass of Mars, radius of Mars, radius of orbit of Mars और g दिया हुआ है। काफी कुछ दिया है। ठीक है, ओके। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्पेसशिप ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ सन वो होगी माइनस ऑफ जी इंटू मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ द स्पेसशिप अपॉन आर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्पेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मार्स वो निकलेगा माइनस ऑफ जी इंटू मास ऑफ मार्स इंटू मास ऑफ स्पेसशिप अपॉन आर। ठीक है, अब स्पेसशिप तो आपका मार्स पे है तो उसकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो टोटल एनर्जी कितनी निकलेगी इन दोनों के सम के बराबर। हमने दोनों की वैल्यू पुट की, निकलता माइनस ऑफ जी एम इन ब्रैकेट मास ऑफ सन बाय स्मॉल आर प्लस मास ऑफ मून बाय कैपिटल आर। अच्छा, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लॉन्चिंग द स्पेसशिप आउट ऑफ सोलर सिस्टम इज माइनस ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द स्पेसशिप, यानी कि ये वैल्यू प्लस में आ गई। हमने सारी वैल्यूज रखी तो ये निकलता है 596.95 इंटू 10⁻11 जूल्स। Question number 11. A star 2.5 times the mass of the sun and collapsed to a size of 12 km rotates with a speed of 1.2 revolution per second. Extremely compact stars of this kind are known as neutron stars. Pulsar इसी कैटेगरी को belong करता है। Will an object placed on its equator remain stuck to its surface due to gravity? Mass of sun दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। A body gets stuck to the surface of a star if the inward gravitational force is greater than the outward centrifugal force। यानी कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो अंदर की तरफ है अगर वो ज़्यादा होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बजाय, तो बॉडी सरफेस ऑफ स्टार से स्टिक कर जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर वैल्यूज रखी, वो निकलती है 2.31 इंटू 10⁻11 इंटू मास एंड द यूनिट इज न्यूटन्स। ठीक है, मास किसके कर रहे हैं हम, मास की बात कर रहे हैं आपका ऑब्जेक्ट के मास की, स्मॉल एम। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसमें ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू लिखा, वैल्यूज रखी तो ये निकलता है 1.7 इंटू 10⁵ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अगेन द फोर्स इज इन न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हो that the gravitational force is greater than the centrifugal force, so the body will remain stuck to the surface of the star. Bonus question. A rocket is fired vertically from the surface of Mars with a speed of 2 km per second. If 20% of its initial energy is lost due to
Martian atmospheric resistance. How far will the rocket go from the surface of Mars before returning to it? मास ऑफ मार्स दिया है, रेडियस ऑफ मार्स दिया और जी दिया हुआ है. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम अपॉन आर. अच्छा 20% तो लॉस हो गई थी, तो इसका मतलब 80% जो बची हुई काइनेटिक एनर्जी थी उसी के कारण वो हाइट पे पहुंचेगा. तो टोटल इनिशियल एनर्जी अवेलेबल कितनी होगी? 80% ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. ठीक है, 80% ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर विच गिव्स 2/5 एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर. हाइट h पे अगर मैं टोटल एनर्जी देखूं तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो ओनली पोटेंशियल दैट इज माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं तो उसके हिसाब से दोनों को इक्वेट किया, वैल्यूज रखी, तो h निकलता है 495 किलोमीटर्स. Now the acknowledgement, thank you Google, Bing, NCRT for the images or anything which I took, data वगैरह. Thank you so much, and do watch the next video series which is on properties of bulk matter. Thank you so much.